Good morning, everyone. My name is Riyansh. I will be your psychology teacher for this year. I have been teaching for 5 years and I am enjoying helping students learn and grow. My goal is to make the class interesting and interactive so that everyone enjoys learning. A part of teacher, I also enjoy playing basketball. I look forward to work with all of you and making this a great year together. ठीक है, तो फिर आज शुरू करते हैं। आज हमारी फर्स्ट क्लास है साइकोलॉजी की। आज हम पढ़ेंगे मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। उसके अंदर हम पढ़ेंगे पहले एंजाइटी डिसऑर्डर। तो शुरू करते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर, हम सबको एंजाइटी होती है। एंजाइटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। एंजाइटी इज यूजुअली डिफाइंड एज अ डिफ्यूज, vague and a very unpleasant feeling of fear and oppression. The anxious individual also shows combinations of the following symptoms. इसमें क्या बोला है कि बहुत डिफ्यूज, डिफ्यूज का मतलब मिली जुली, वाग मतलब अजीब, वेरी अनप्लेजेंट का भी मतलब अजीब ही होता है, फीलिंग ऑफ फियर डर का रहना, और अप्रेशन मतलब अजीब फीलिंग। ठीक है, एंजाइटी आपको सबको ही होती है, तो हमें एंजाइटी का तो मतलब ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, रैपिड हार्ट रेट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, fainting, dizziness, sweat, and sleeplessness, frequent urine and tantrums। ये सब आपको पहले से ही पता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। ठीक है, रैपिड हार्ट रेट, दिल का तेजी से धड़कना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस की कमी, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना नहीं खाने का मन करता, फेंटिंग यानी कि धुंधला धुंधला सा दिखने लग जाता है, मतलब फेंटिंग यानी कि बेहोश होना होता है, और डिजीनेस यानी कि धुंधला धुंधला, स्वेटिंग पसीना आना, स्लीपलेसनेस, सोया ना जाना, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब बार बार वॉशरूम जाना, और टेंटन मतलब एकदम से ही गुस्सा हो जाना। अब इसमें जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर आता है। जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर हमें नाम से ही बदल रहा है, मतलब बहुत देर तक हो जो, और किसी कारण से मत हो ना हो, मतलब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से ना हो, बस हो रहा है तो हो रहा है। ठीक है, जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर विच constant prolonged vague unexplained and intense fear that are not attached to any particular object, मतलब किसी चीज से लेना देना नहीं होता, बस हाँ डर लगता है। includes worry and apprehensive feeling about the future, hyperventilation with involve consistent scanning the environment for danger। बस कुछ भी नहीं है इसमें। आगे पैनिक अटैक्स क्या होता है। पैनिक अटैक्स, जब बार बार हमें एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं उसको हम पैनिक अटैक बोलते हैं। एंग्जाइटी अटैक, जो हमें एंग्जाइटी बार बार हो रही थी, जो सिम्टम हमें इसमें हो रहे थे वो ही हमें ऊपर होंगे इधर। ठीक है, बस ये है कि एंग्जाइटी अटैक्स में एंग्जाइटी थोड़ी कुछ समय के लिए होती है, और पैनिक अटैक और डिसऑर्डर में वो बार बार होती है। ठीक है, ये सारा वही चीज़ है जो आप नीचे पढ़ा था, आपको एक ही बार इसको याद करने की जरूरत है। वो सारा कुछ आप इधर से उधर लगा सकते हो। फोबियाज क्या होता है। फोबियाज होता है डर। अब डर किसका, डर कोई स्पेसिफिक चीज का, ऑब्जेक्ट का, या पीपल का, और सिचुएशन का। फोबिया का मतलब डर ये नहीं है कि अगर आपको मैं कहूँ कि मैं आपको बुर्ज खलीफा पे टांग दूंगा तो आपको ऊंचाई से डर लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको स्टूल पे चढ़ा दूंगा तब आपको ऊंचाई से डर नहीं लगेगा। लेकिन जो फोबिया के पीपल होते हैं उनको कम से कम ऊंचाई से भी डर लगता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है आपको भी हर चीज का फोबिया है। अब इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट हमारा आता है स्पेसिफिक फोबिया। स्पेसिफिक फोबिया यानी कि किसी एक चीज का पर्टिकुलर, एक चीज का, एक पर्सन का, या एक सिचुएशन का डर जो इरेशनल हो। इरेशनल फियर सच एज इंटेंस फियर ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ एनिमल और बीइंग एनक्लोज्ड स्पेस, मतलब कम जगह पे होना या फिर खुली जगह पे होना, या फिर और भी प्रकार के फोबियाज होते हैं, जैसे कुत्तों का डर या बिल्लियों का डर होता है। दैट टाइप ऑफ स्पेसिफिक फोबिया को हम स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं, वो किसी एक चीज से हो रहा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा
एरोफोबिया, एग्रोफोबिया, एग्रोफोबिया यानी कि खुली जगह का डर, अनफेमिलियर सिचुएशंस का डर और खुली जगह का डर जिसको हम सोशल एंजाइटी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सैड। ये ज्यादातर बच्चों में होता है। सप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर यानी कि नाम से ही समझ आ रहा है, किसी चीज से स्प्रेड होने से जो हमें एंजाइटी होती है उसका डिसऑर्डर। यानी कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसको डर लगता है कि उसकी माँ से उससे अलग हो जाएगी, इसलिए वो रोता है, उसको एंजाइटी होती है। ठीक है, ये बस यही दिया हुआ है छोटा सा, आपको कुछ ज्यादा समझने की इसकी जरूरत नहीं है। Separation anxiety disorder is another type of anxiety disorder in individual with separation anxiety. Separation anxiety हो जिस individual को उसको होता है, disorder are fearful and anxious about separating from attachment figures to an extent that developmental not appropriate. ये इस लेवल तक हो जाती है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो रुक जाए। अब वो अगर अपनी माँ से नहीं अलग होना चाहता तो वो स्कूल कैसे जाएगा और दोस्त कैसे बनाएगा। ठीक है, उन बच्चों को होता है सैड डिसऑर्डर जो अपनी माँ से ज़्यादा जुड़ जुड़ के रहते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन विद सैड सैड में हैव डिफिकल्टी बीइंग इन रूम बाय देमसेल्फ, जो अकेले कमरे में नहीं रह सकते, मतलब गोइंग टू स्कूल अलोन एंड आर fearful फॉर entering न्यू सिचुएशन and clinging to the shadows their parents every move to avoid to separate child। उनके पेरेंट्स हर मुमकिन कोशिश करते हैं अपने बच्चे को अपने आप से सेपरेट करने की, लेकिन ये होता नहीं है। और फिर वो बच्चा क्या करता है, फ्यूज कर देता है, फ्यूज स्क्रीन, मतलब वो चीखता है, चिल्लाता है, टेंट्रम्स थ्रो करता है और सुसाइडल जस्टर करते हैं। यानी कि कई बार क्या होता है कि बच्चे अपने ही बाल खुद पकड़ लेते हैं, फिर वो छोड़ते नहीं है और फिर रोते हैं, फिर भी पकड़ के रखते हैं, है ना, दैट टाइप। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, नाम सुनो, नाम से समझो। ठीक है, ऑब्सेसिव यानी कि किसी भी चीज को बार बार करना, उसके लिए ऑब्सेस हो जाना। जैसे कि अगर मैं अपना हाथ है, मैं उसको हाथों को देख रहा हूँ, मैं बार बार देखे जा रहा हूँ कि हाय गंदे हैं, हाय गंदे हैं, हाय गंदे हैं। फिर कंपल्सिव यानी कि कंपल्सिव यानी कि एक ही मूवमेंट को बार बार करी जाना, एक ही चीज को, सीरीज ऑफ वर्क को बार बार करी जाना, यानी हाथ धोई जाना, हाथ धोई जाना। ठीक है, डिसऑर्डर, बीमारी। इसमें क्या होगा कि आपने अपने हाथ देखे कि हाँ गंदे हैं, आपने जाके धो लिए, फिर वापस आए, फिर हाथ देखे अभी भी गंदे हैं, फिर जाके धो लिए, फिर देखा हाथ गंदे हैं, फिर धो लिए। ठीक है, यही इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, यही इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, बस और तो कुछ नहीं है। एक बार पढ़ लेते हैं। Obsessive compulsive disorder are unable to control their preoccupational with specific ideas or idea unable to prevent themselves from repeatedly carrying out a particular act or series of acts that affect their ability to carry out normal activities। इसमें भी वही दिया हुआ है कि जब किसी बंदे को सप्रेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, देन वो एक ही चीज को बार बार करने लग जाता है या फिर एक्ट ऑफ सीरीज को बार बार करने लग जाता है जो उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज को परेशान करती है। अब इसमें ऑब्सेसिव बिहेवियर का दिया हुआ एग्जांपल is an ability to stop thinking about a particular idea or a topic that the individual involves, often find this through the unpleasant and shameful। जो लोग इसको बड़ी अ, शर्मनाक चीज समझते हैं, लेकिन ये है नहीं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। कंपल्सिव बिहेवियर कि बार बार एक ही चीज को परफॉर्म कर जाना है, को वही चीज। यहाँ पे आपको सारे के सारे सार दिया हुआ है, ये कुछ भी नहीं है जो ऊपर में पढ़ा है वही चीज है, इसको एक बार आप पढ़ लेना। ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर में आपको आता है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, एक ही प्रकार का ये। अब इसमें क्या होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा है कि किसी भी ट्रॉमा होने के बाद जो स्ट्रेस होता है उसका डिसऑर्डर। जैसे कि अगर कोई इंसान ने सुनामी देखी है या फिर टेररिस्ट अटैक देखा है, तो वो जैसे ही उसके लिए पीटीएसडी हो जाता है। या फिर मान लीजिए कि आप और आपका परिवार गाड़ी में जा रहा था और एक्सीडेंट होता है, आपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया, तो वापस से जब आप गाड़ी का हॉर्न सुनोगे तब आपको पीटीएसडी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये डिसऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड
हाँ जी। नेक्स्ट आता है सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। सोमैटिक सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें सबसे पहले समझना होगा सोमैटिक का क्या मतलब होता है। सोमैटिक का मतलब होता है दिमाग से, लेकिन कोई बायोलॉजिकल कोज ना हो जिस चीज का, यानी कि आपको कोई बीमारी है जिसका आपको कुछ सच में नहीं है बीमारी, जैसे आपको लग रहा है कि मुझे कोरोना है, ठीक है, लेकिन आपको कोरोना नहीं है, आप जानबूझ के खांस रहे हो, आप जानबूझ के छींक रहे हो और ये अपने आप को जताने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ मेरे को कोरोना है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ खास प्रकार के डिसऑर्डर आते हैं। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर और कन्वर्जन डिसऑर्डर। इसको याद करने की ट्रिक SIC, बस SIC लिख जाना कहीं या तो याद कर जाना, आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, SBI, S सोमैटिक, B इलनेस, बी के बाद क्या था, C कन्वर्जन, बस SBI से याद कर लेना सोमैटिक। Somatic symptom disorder involves a person having present body-related symptoms which may or may not be related to any serious medical condition। इसमें क्या होता है, बंदे को ऐसा लगता है कि उसको कोई बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स हैं ऐसे कि जैसे बुखार होना, कफ होना और कोल्ड होना, लेकिन उसको बीमारी नहीं होती असलियत में, ठीक है। जैसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो स्कूल नहीं जाना चाहते तो वो कहते हैं मेरे पेट में दर्द है, हाय मेरे पेट में दर्द है, हाय मेरे पेट में दर्द है, तो वो सच में होने लग जाता है, जबकि वो सिर्फ बोल रहा होता है अभी, ठीक है। इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इलनेस की एंग्जाइटी का डिसऑर्डर, कि मुझे बीमारी हो जाएगी, मुझे कोरोना हो जाएगा अगर मैं घर से बाहर निकलूंगा तो, मुझे डायरिया हो जाएगा अगर से बाहर नहीं खाऊंगा तो, ये टाइप ऑफ को हम एंग्जाइटी, इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। इलनेस एंग्जाइटी डिसऑर्डर प्रेस्टीज preoccupational about developing a serious illness and constantly worry about these possibilities। इसमें वो बंदा सोचता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा और वो बार बार घबराता है इस चीज से कि भाई मैं बीमार ना हो जाऊं, ठीक है, इसकी एंग्जाइटी होती है ये, बस ये ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो इस चीज से डायग्नोज होते हैं उनको ओवर कंसर्न होते हैं अपने अनडायग्नोज के लिए, मतलब अगर उसका टेस्ट नेगेटिव भी आ गया तो उसको ये लगेगा कि मैं बीमार हूँ। नेक्स्ट है कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर में मतलब आप इतना सोचते हो कि आप सच में हो जाते हो, कई बार आप पैरालाइज हो जाते हो, ब्लाइंड हो जाती है, डेफनेस आ जाती है कि अगर मैं सोचूं कि मैं अंधा हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं अंधा हूँ, तो हो सकता है कन्वर्जन डिसऑर्डर में कि मैं सच में ही अंधा हो जाऊं, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट है डिसोकेटिव डिसऑर्डर्स। इसमें 4 से 5 प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5, ठीक है। इसमें आते हैं डिसोकेटिव एमनीशिया। इसमें क्या होता है कि बंदे का एक सिलेक्टिव मेमोरी लॉस हो जाता है विदाउट हेड इंजरी और किसी भी प्रकार की इंजरी के बिना, उसका मेमोरी लॉस हो जाता है, ठीक है, उसका मेमोरी लॉस हो जाता है, लेकिन एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, जैसे मान लो कि एक बंदे ने अपनी शादी करी, ठीक है, वो अपनी शादी की रात भूल गया, उसको 2 दिन, शादी के बाद 2 दिन बाद उसको ये डिसोकेटिव एमनीशिया हो गया और वो अपनी शादी की रात ही भूल गया, अपनी पत्नी भी भूल गया वो, ठीक है, लेकिन अपनी माँ तो नहीं ना भूला, उसको सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट उसका भूला है, पत्नी वाला, बस ये है इसमें। Anything about their past other can no longer specific event, people, place और object। people भी भूल सकता है, place भी भूल सकता है, objects भी भूल सकता है, while their memory for others event are remain intact, वरना उनकी जो बाकी मेमोरी होती है वो नॉर्मल होती है। A part of dissociative amnesia is dissociative fugue। Initial feature of this could be an unexpected travel away from the house and workplace and assume for a new identity, and unstable to recall the previous identity. The fugal usually ends when the people suddenly wake up
विद नो मेमोरी ऑफ इवेंट। मैं आपको इसको नाम से समझाता हूँ। जैसे कि मैं जब फर्स्ट टाइम कॉलेज में गया था, तो मैं अपनी 12th क्लास में बहुत इंट्रोवर्ट बच्चा था, ठीक है। मतलब मेरा एक ही दोस्त था, रुद्रा, और उसके अलावा कुछ नहीं था। जब वो जाता था तो मैं जाता था, जब वो नहीं जाता था तो मैं नहीं जाता था। लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज गया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं वहाँ पे एक्सट्रोवर्ट की पर्सनैलिटी लेके जाऊंगा, ठीक है। मैं वहाँ पे एक एक्सट्रोवर्ट बनूंगा, मैं सबसे बात करूंगा और सब चीज़ें एक्सपीरियंस करूंगा, ठीक है। सब चीज़ें एक्सपीरियंस करूंगा। तो अगर मेरे को ये बीमारी होती है अमनीशिया की, तो मैं रात को सोता इंट्रोवर्ट बन के और सुबह उठ जाता एक्सट्रोवर्ट बन के, और मेरे को पीछे का याद ही ना होता कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, ठीक है। ये इस प्रकार से काम करता है, और पढ़ लेते हैं इसको एक बारी। Initially, feature of these could be an unexpected travel away from home or and workplace। एक बंदा था वो अपने होम से दूर गया, assume of a new identity, अपनी नई आइडेंटिटी बनाने, यानी कि मैं घर से कॉलेज गया अपनी नई आइडेंटिटी बनाने कॉलेज में, एंड unable to recall his previous identity, अपनी पुरानी आइडेंटिटी भूल गया मैं, ठीक है। एंड usually and when the people suddenly wake up with no memory of event that occurs during fugal। और मुझे तब याद आया जब मैं अपनी नींद से उठा, और मैं फिर वो पार्ट भूल गया जिसमें मैं एक्सट्रोवर्ट था, और मेरे को सिर्फ वो याद था जिसमें मैं इंट्रोवर्ट था, ठीक है। ये तब होती है बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती है, मतलब बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती है इंट्रोवर्ट की। ये ऐसे नहीं होती चीजें। डिसोकेटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, मल्टीपल पर्सनैलिटी आ जाती है बंदे की, मतलब गजनी टाइप की। एक बार मारा तो भिखारी, एक बार मारा तो पैसों वाला बन गया, है ना। वैसी चीज है और कुछ नहीं है। डीपर्सनलाइजेशन, इसमें क्या होता है, बंदा रियलिटी से ही दूर हो जाता है, रियलिटी से ही दूर हो जाता है, मतलब वो अपना एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट ही भूल जाता है जिंदगी का, और सेल्फ प्रिकेप्शन भी भूल जाता है, मतलब बहुत सारी चीजें भूल जाता है। आ जाता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर, नाम से ही समझ आ रहा है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर। Depression covers a various of negative emotion and behavior. Depression can be referred to a symptom or a disorder in daily to daily life। इसमें अब ये क्यों कहा गया है, क्वेश्चन बन सकता है कि डिप्रेशन जो है वो सिम्टम है या डिसऑर्डर है। तो आपने ये बोलना है डिप्रेशन जो है सिम्टम भी है डिसऑर्डर भी है, क्योंकि एक बंदे को खुद में डिप्रेशन भी हो सकता है, और एक बंदे को बाइपोलर भी हो सकता है। एक अलग बीमारी है जिसका सिम्टम होता है डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ठीक है। इससे में क्या आता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मतलब बहुत ज्यादा जब बंदा डिप्रेशन में होता है तो उसको ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो जाता है। इसमें क्या आता है, एक बंदा जो है अपनी जिंदगी के कुछ पल बहुत ही डिप्रेशन में काट देता है, उसका वेट बढ़ जाता है, घट जाता है, उसको सोना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, थक जाता है वो बिना कुछ करे, इनएबिलिटी टू थिंक क्लियर, वो ठीक से सोच नहीं पाता, वो स्लो कर देता है अपना बिहेवियर, एंड अदर सिम्टम्स भी आते हैं एक्सक्लूसिवली इसमें, जैसे कि डेथ, मौत का सपना, या फिर वर्थलेसनेस कि मैं मर जाता हूँ क्यों मैं जिंदा हूँ, ऐसी चीजें, ठीक है। डिप्रेशन generally makeups or validity factor predisposing towards depression। अब कई बार क्या होता है कि जो डिप्रेशन होता है वो हमें अपनी हेरिडिटी से आता है, अपने माता पिता से आता है। मतलब जो सा जो अगर मेरे माता पिता डिप्रेशन में थे तो मुझे भी चांसेस है कि डिप्रेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं और उनका ही सिखाया हम सीखते हैं, ठीक है। इसमें एक और अच्छी चीज है एमसीक्यू के लिए, वुमेन आर particularly at risk of during adulthood। वुमेन जो होती है वो जब जवान होती है तब उसको डिप्रेशन में जाने का ज़्यादा चांसेस है, और लड़कों का मिडिल एज में। अब ऐसा क्यों है सोचो, वो रिकमेंड करो। अब आता है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर सिंपल बता रहा हूँ आसान लैंग्वेज में, वही लिखाना, मार्क्स मिल जाएंगे। बाइपोलर वन, बाइपोलर वन में क्या होता है, मतलब दोनों बाइपोलर में क्या होता है, मेनिया, हमें ना इवेंट्स आते हैं, ठीक है, कि जैसे एक साल का इवेंट आया पूरा, पहले 2 महीने बहुत खुश हूँ, दूसरे 2 महीने बहुत दुखी हूँ,
फिर 2 महीने बहुत खुश हूँ, फिर 2 महीने बहुत दुखी हूँ, ऐसे करके मेरा पूरा साल बीत जाता है। ठीक है। अब खुश को हम क्या कहते हैं, मेनिया, और डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन। ठीक है। साल की शुरुआत में मैं बहुत दुखी हूँ, 2 महीने के बाद मैं बहुत खुश हो गया, फिर 2 महीने के बाद बहुत दुखी हो गया, फिर 2 महीने के बाद बहुत खुश हो गया, फिर 2 महीने के बाद बहुत दुखी हो गया, फिर 2 महीने के बाद बहुत खुश हो गया। ठीक है। अरे, आ गया मैं, आ गया। ठीक है, समझ आया? कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है। अब इसमें मेनियाज मतलब पीरियड्स आते हैं कि जिसमें मैं बहुत खुश और दुखी हो जाता हूँ। बहुत खुश का मतलब बहुत खुश, मतलब एक केस था, एक हमने केस स्टडी पढ़ी थी, उसमें क्या था, एक लड़की थी जो 2 महीने के मेनिया के पीरियड में थी। ठीक है। उसने क्या किया, अपना ब्याह ही पक्का करा लिया। उसको लड़का भी नहीं पता था कौन है, उसने सिर्फ फोन पे बात करी लड़के से और ब्याह पक्का करा लिया, और दहेज भी खरीद लिया अपना। इतना ये कई बार इंटेंसिव चला जाता है अगर इसका ठीक टाइम पे इलाज ना हो। ठीक है। और जब वो डिप्रेशन में आती है, तब वो अपने कमरे से ही नहीं बाहर निकलती और उसकी शादी भी कैंसिल हो जाती है। ठीक है, ये होता है बाइपोलर 1। इसमें ज्यादा बड़े मेनियाज नहीं आते, मतलब जो मैंने केस सुना है वो तो बाइपोलर 2 का वो था, एग्जाम्पल था। बाइपोलर 1 में थोड़ा कम होता है कि जो इंसान होता है वो थोड़े ज्यादा पीरियड के लिए या तो दुखी रहेगा, कम दुखी रहेगा, या तो ज्यादा पीरियड के लिए कम खुश रहेगा। ठीक है, लेकिन बाइपोलर 2 में ऐसा नहीं होता। बाइपोलर 2 में बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं और बहुत ज्यादा आते हैं, मतलब एक टाइम पे तो बहुत ज्यादा खुश, एक टाइम पे बहुत ज्यादा दुखी, एक टाइम पे बहुत ज्यादा खुश, एक टाइम पे बहुत ज्यादा दुखी, एक टाइम पे बहुत ज्यादा खुश, एक टाइम पे बहुत ज्यादा दुखी, एक टाइम पे बहुत ज्यादा खुश, एक टाइम पे बहुत ज्यादा दुखी। अब ये बताओ किसका ग्राफ बन गया? सिर्फ मैथ वालों को पता होगा कि ये साइन का ग्राफ है, ये कोस का ग्राफ है ये। ठीक है। बस यही चीज है इसमें भी। इसमें थोड़ा सा आगे भी कर लेते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इसमें। या तो एक सोमेटिक पे 5 नंबर का बन सकता है, या तो दोनों में से चॉइस आ जाएगी, कौन सा कर लो, या तो ये डिफरेंस आ जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे बाद में। Some other risk factors are having mental disorder, especially depression and alcohol use disorder, going through nature disaster, experience violence, abuse or loss of and isolation of at any stage। मतलब वो अपने आप को आइसोलेट कर लेगा, अल्कोहल पीना शुरू कर देगा अगर वो दुखी होगा। और इसमें प्रीवियस सुसाइडल अटेम्प्ट्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर। मतलब बहुत बार क्या होता है, बंदा इतना दुखी हो जाता है बाइपोलर 2 में कि वो सुसाइड ही कर लेता है अपना। Often suicidal behavior indicates different difficulties in problem solving, stress management, and emotional expression. Suicide thoughts lead to suicide actions. Only when acting on these through seems to be the only way out of a person difficulties। सुसाइड कर लेना ही एक बार एक टाइम पे इतना बुरा हो जाता है हाल कि सुसाइड कर लेना ही उसको एक अंतिम ऑप्शन दिखाई देता है कि अपनी इन दुखों से वो कैसे दूर हो। These thoughts are highlighted under the acute emotion and other distress. These ramification of suicide and social circle and community stands to be devastating and long lasting। मतलब बहुत लंबा तक चलता है और बहुत दुखी हो जाता है वो बंदा। The surrounding stigma surrounding suicide continues despite recent advance in research field। मतलब वो उसको सभी चीजें सुसाइडल दिखने लग जाती है कि मैं सुसाइड ही कर लूं बस किसी तरह। नेक्स्ट आता है, there are need to comprehensive multi-sector approach where government, media and society are playing role in some measures and WHO included। इसमें ये दिया हुआ है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसको कैसे रोक रही है और हम कैसे रोक सकते हैं। लिमिटिंग एक्सेस टू मीनिंग ऑफ सुसाइड, मतलब पंखे उतार दो जी, चुन्नी हटा दो जी, फांसी कैसे लेगा, छज्जे बंद कर दो जी, वहां से कूदेगा कैसे, ये चीजें कर लो जिससे वो सुसाइड ना कर पाए। ब्रिंगिंग इन अल्कोहल रिलेटेड पॉलिसीज,
अल्कोहल जो होता है वो दिमाग को थोड़ा शांत कर देता है, उसको दारू पिला दो तो दिमाग थोड़ा उसका या तो शांत हो जाएगा या तो वो और डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है। अर्लियर आइडेंटिफिकेशन ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ पीपल एट रिस्क, केयर करनी चाहिए ऐसे लोगों की जो इस रिस्क में हो। ट्रेनिंग हेल्थ एंड वर्क्स इन रेस्टिंग एंड मैनेजमेंट फॉर सुसाइड, अगर वो सुसाइड का कोई कदम चुकने जा रहा हो तो उसको बचाने के लिए वर्कर्स रखो उसके आसपास। केयर फॉर पीपल अटेंडिंग सुसाइड, ये बस कोई चीज है। ठीक है। जिनको ये एडोलेंस परफॉर्मेंस में होता है उसमें क्या फर्क पड़ती है, या जो एडोलेंस यानी कि स्टूडेंट जब होते हैं उनको ये बाइपोलर हो जाता है तो उनमें क्या दिक्कत आती है। लैक ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन एक्टिविटीज, डिक्लाइनिंग ग्रेड, डिक्लाइनिंग एफर्ट, मिसबिहेवियर इन क्लासरूम, मिस्ट्री और रिपीटिव एब्सेंस, और स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ड्रग अब्यूज। ठीक है, सिंपल बात, और तो कुछ था ही नहीं इसमें। ये ऐसे लोगों की सेल्फ स्टीम को कैसे हम स्ट्रेंथ दे सकते हैं। पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंस एंड डेवलपिंग साइको पॉजिटिव आइडेंटिटी, दिस इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन देम, उनको अपनी पॉजिटिव लाइफ लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में बताना और उनकी आइडेंटिटी को पॉजिटिव डेवलप करने से हम उनके सुसाइडल रेट कम कर सकते हैं। उनको फिजिकल, सोशल एंड वोकेशनल स्किल सिखा के हम उनको बचा सकते हैं। एस्टेब्लिशिंग अ ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन, उनके साथ हम बात करके जो है ट्रस्टफुल पीरियड में कर सकते हैं बात। Goals for students should be specific, measurable achievement relative to the मतलब अगर वो छोटी मोटी अचीवमेंट भी करें तो उनकी तारीफ करो और बहुत उनका अच्छा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो, उनके साथ उनको कुछ बोलना ना। तो अगला टॉपिक आता है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस बुक, 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का। इसको हम पढ़ेंगे कल के चैप्टर में, क्योंकि कल इसकी एक और क्लास आएगी और सिजोफ्रेनिया के लिए ही होगी, और हम कल ही इसका ये भी कर लेंगे, टेबल भी याद देख लेंगे। ठीक है। कल फिर हमने क्या करना है, सोमेटिक डिसऑर्डर, डिसोकेटिव डिसऑर्डर और सॉरी और सिजोफ्रेनिया। ठीक है। थोड़ा सा सिजोफ्रेनिया का बता देता हूँ। सिजोफ्रेनिया कोई एक सिम्टम या एक डिसऑर्डर नहीं है, वो ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, मतलब 5, 6, 10, 15 प्रकार की बीमारियां बढ़ जाती हैं बंदे को जब वो सिजोफ्रेनिया एक कल्ले से गुजर रहा हो। ठीक है। बहुत सारा है, कोई बात नहीं, कर देंगे कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। ठीक है। और बताइएगा कि कैसी लगी पहली बार हमसे पढ़ के। मुझे तो बहुत अच्छा लगा पढ़ा के। थैंक यू।